नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडोग्राफ स्टडी पॉइंट। आज हम एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह जो 9 दिसंबर 2017 को पहली शिफ्ट हुई थी एमपी पटवारी की, 2017 में ये एग्जाम हुई थी, उसके आज कुछ जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, जबलपुर, भोपाल या सतना? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेंगलुरु। डिटेल में देखें इसकी, तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ वुड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह एक एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब शिक्षा और अनुसंधान के लिए। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसकी जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है, जो पैतृक संस्थान है, वो है आईसीएफआरई। आईसीएफआरई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आप ये भी पूछा सकता है आपसे, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। तो यह एक बेंगलुरु और कर्नाटक में स्थित संस्थान है। यह जो काम करता है वो आईसीएफआरई के अंडर करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मतलब जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत यह काम करता है। ये इसका लोगो है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? एनआरडीसी, NISCAIR जिसे निस्केयर कहा जाता है, और नेहरू सेंटर या ISW? तो इसका सही जवाब है दोस्तों निस्केयर। आइए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं अपन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम में पूछा है इसका। इसका हिंदी में नाम देखिए क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान, जिसे निस्केयर कहा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र के दिनांक 30 सितंबर 2002 को हुए विलय के पश्चात अस्तित्व में है। निस्कॉम और इसडॉक दोनों ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR के नाम से जाना जाता है, के प्रमुख संस्थान थे, जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सूचना SNT जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, के प्रलेखन तथा प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थे। तो निस्केयर और इंडोस्क इनका विलय हुआ था, कब हुआ था? 30 सितंबर 2002 को। और यह एक पत्रिका जो अपन ने पढ़ी है कि विज्ञान की मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन यह करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के निकट बहती है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या पार्वती? इसका सही जवाब है दोस्तों बेतवा नदी। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं कि बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती था, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली यह एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है और यह रायसेन के कुबरा गांव से निकलते हुए उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है, जहां भोपाल, विदिशा, झाली, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह कॉक मैदान में धीमे धीमे बहती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है और हमीरपुर में यमुना के निकट जाकर यह हमीरपुर के निकट यमुना में जाकर यह मिल जाती है। इसके किनारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है सांची, जो विदिशा में स्थित है। बीना इसकी प्रमुख उपनदी है। ओरछा इसी के किनारे बसा एक नगर है। और अभी दोस्तों इसका करंट से हम रिलेटेड करें, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जिसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आप मैप में देख सकते हैं, यह है केनवा नदी और यहाँ से निकल रही है बेतवा नदी। यह इन दोनों को जोड़ा जा रहा है केनाल की तरफ, ताकि बुंदेलखंड एरिया में जो पानी की कमी है उसका निराकरण किया जा सके। तो इसे हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त या 30 अगस्त? इसका सही जवाब है दोस्तों 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, आइए इसका कारण देख लेते हैं। कि जो मेजर ध्यानचंद है, उनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1905 को। इन्हीं की याद में इस दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसकी डिटेल देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। और एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यानचंद भारतीय फील्ड के हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान थे। भारत में हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। ये क्षत्रिय परिवार से थे और इन्होंने 3 बार दोस्तों ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में। उनकी जन्म तिथि को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये आपकी स्क्रीन पे आप ध्यानचंद की फोटो देख सकते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है दोस्तों और भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है और प्रथम बार यह 1991 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को यह दिया गया था। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व के हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है जो 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक तक विजेता की टीम के सदस्य रहे। प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा एक गठित समिति द्वारा चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि व्यक्ति को दिए जाते हैं। सन 2018 में यह राशि कुछ इतने लाख रुपए थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी, जिससे पहले 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी। व्यक्तियों को रेलवे में मुफ्त पास सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों जो इसकी राशि है वो 25 लाख रुपए हो गई है। इसका जो प्रकार है व्यक्तिगत खेल या टीम को दिया जाता है और स्थापित यह 1991 और 1992 में हुआ था। और 1991 में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता जब यह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। राज्य का राज्यपाल एक होता है वास्तविक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, अनुवांशिक प्रमुख या संसदीय प्रमुख। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों संवैधानिक प्रमुख। भारतीय संविधान में एक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 153 में, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी जिसे कहा जाता है वो कौन है? वीएन कौल, विनय रॉय और शशिकांत शर्मा या राजीव महेश। तो दोस्तों यह 2017 में जब क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से पूछा जा रहा है। तो जब थे राजीव महेश, पर मैं आपको बता दूं वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वह है अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी का प्रावधान है। ये एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है जिसका जो मुखिया होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहलाता है। अनुच्छेद 148 में केक की नियुक्ति, शपथ एवं सेवा शर्तें हैं। नियुक्ति इनके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनको हटाने की प्रक्रिया होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। शपथ इनको केक को राष्ट्रपति दिलाता है। वेतन एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा तय किए जाते हैं। इनका वेतन 2.5 लाख है और ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी पदावधि पे। तो 6 वर्ष और 65 वर्ष केक की पदावधि होती है और ये अपने पद से अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। तो वर्तमान में है दोस्तों भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू और ये 14वें प्रमुख है। और जिससे पहले थे 13वें राजीव महेश और पहले थे एडवर्ड ड्रमंड। ये इनके बारे में आप डिटेल याद रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर के बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं इनका। अजीत लक्ष्मण वाडेकर इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1941 को हुआ था और 15 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। एक
पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। इन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के क्रिकेट खेला है और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये इनकी है और इनका 77 साल की उम्र में अभी हाल ही में 15 अगस्त 2018 को निधन हो गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन शायद आया था। और अजीत वाडेकर इन्होंने जो वनडे टीम थी उसके पहले कप्तान ये थे। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? बोधगया में एक मूर्ति को भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण बम के लिए कोड का नाम, भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज या विस्थापित बौद्ध भिक्षुओं के लिए तैयार बस्तियां। तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण बम के लिए कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते बुद्धा। भारत द्वारा किया गया प्रथम परमाणु परीक्षण का कूट नाम है, मतलब कोड वर्ड था ये। यह परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान में सेना के स्थल पे, जिसे पोखरण टेस्ट रेंज कहते हैं, वरिष्ठ सेना की अफसरों की निगरानी में किया गया था। दोस्तों यह पहला परमाणु परीक्षण था जो इंदिरा गांधी के कॉल में किया गया था 18 मई 1954 में। दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण 2 जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, वह 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया गया था। पोखरण 2 मई 1998 पोखरण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण अपन स्माइलिंग बुद्धा देख ही चुके हैं जो 1900 मई 1974 में आयोजित किया गया था और ऑपरेशन शक्ति जो था वो दूसरा परमाणु परीक्षण था। इसकी अवधि 11 से 13 मई 1998 के बीच में यह लगातार 3 या 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। इसीलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण किया था। आगे बढ़ते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, 24 तीलियां होती है। तो अशोक चक्र जो है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ में अशोक के अभिलेख मिले वहां से हमें प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अभी हाल ही में करंट अफेयर में एक घटना हुई है जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारतीय संसद का निर्माण किया जा रहा है, उसमें भारतीय संसद की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा के शिखर पर भारत की समृद्ध विरासत गौरव के प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। तो नया संसद भवन तैयार हो रहा है दोस्तों। इसमें हाल ही में ये न्यूज में आई थी खबर कि नया संसद भवन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें कुछ 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें 800 लोकसभा के और कुछ 500 राज्यसभा के सांसद बैठेंगे। आइए इसकी छत पर एक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। यह प्रतीक कांस्य से बना है, इसका वजन 9500 किलोग्राम है और ऊंचाई इसकी 6.5 मीटर है। प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की सहायक संरचना का निर्माण किया गया है। अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। तो आपको करंट में अभी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में आयोजित इस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है? तो इसका दोस्तों नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दोस्तों जो सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे वंदे भारत मिशन हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया, जिसके तहत ये जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको लाना हो गया, या ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया कि जो अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें लाने के लिए। तो ऐसे मिशन चलाए जाते हैं और ये करंट में जब न्यूज में रहती है तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इंदौर। इसका सही जवाब है दोस्तों कोलकाता। ये इसकी डिटेल देख लेते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का संक्षिप्त में सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय राज्य के पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड के तत्कालीन सामग्री महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्प कलाओं का सुंदर मिश्रण है। इसका मुगल शैली के गुम्बदों, सार सैनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है, जहाँ रानी के पियानो व स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। यह प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक ये डिटेल अपने काम की नहीं है। तो 1906 से 1921 के बीच में निर्मित किया गया दोस्तों। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको समर्पित किया किया गया है। और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। 1921 में इसका अनावरण हुआ था। ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं। यह है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, और यह जो प्रकार है अभी संग्रहालय के रूप में विकसित हो रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जबलपुर। और सबसे कम कहाँ पे है? डिंडोरी में। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब है दोस्तों असम। दोस्तों ये एग्जाम हुई थी 2017 में, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून आया था। तो उस समय यह असम पहला राज्य था ऐसा करने वाला। तो उस समय यह न्यूज में था। तो ऐसे जो भी कानून लाए जाते हैं और जो भी नई चीजें आती हैं उन्हें लागू करने वाला उस वर्ष में। तो आइए जिससे एक एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में हाल ही में 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जो भूतपूर्व में रमेश पोखरियाल निशंक, के नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति का निर्माण इसरो के प्रमुख जो के कस्तूरी रंजन है, उनकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था। इस शिक्षा नीति के साथ वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया जाएगा। मतलब जो 10th+12 था अब उसे 5th 8th और फिर कुछ 9th, और 9th के बाद फिर 12th के बाद 2 साल का कॉलेज वगैरह भी इसमें कुछ नया शिक्षा नीति में जोड़ने की कोशिश की। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आप बीच में अगर डिग्री छोड़ते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यह क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है, इसे पढ़िएगा आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? जैसे 2017 में हमसे जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा, तो हमसे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा जाता है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। और दूसरा राज्य हमारा था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी आपके लिए जो भी हो जाता है, क्योंकि एमपी पटवारी की एग्जाम मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, गुडविल पीक, सतौरा शिखर, वेल चोटी या सिगार चोटी? इसका सही जवाब है दोस्तों व्यापम आयोग के अनुसार गुडविल पीक, सद्भावना शिखर। परंतु कुछ किताबों में सिगार चोटी भी जो है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है, विंध्याचल की भी यह है, और गुडविल चोटी इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो व्यापम के अनुसार गुडविल चोटी है। और अगर कभी ऑप्शन में सिगार चोटी भी आ जाता है तो यह तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या आंसर इसको मानता है। तो ये एक लिस्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां। तो सबसे ऊंची चोटी नो डाउट धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर, महादेव पर्वत श्रेणी में है, और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। उसके बाद आया था सिद्ध बाबा की चोटी, ये ब्रह्मदेव श्रेणी में है, और बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है। फिर अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल श्रेणी में, सिगार चोटी विंध्याचल मालवा इंदौर में है। जानापाव पहाड़ी भी विंध्याचल में है, और इसकी ऊंचाई भी गुडविल चोटी से ज्यादा दिखाई जा रही है, 854 मीटर, जो यह भी मालवा के इंदौर में स्थित। धार की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला में है, और ध्वजार चोटी विंध्याचल की, और गुडविल चोटी भी विंध्याचल दमोह में स्थित है। कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों तमस नदी। सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? पीयूष गोयल,